नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, सरकार अगर अपने पर आ जाए तो फिर कुछ भी कर सकती है, यानी किसी भी हद तक जा सकती है। और वक्फ बिल यानी वक्फ कानून में कुछ ऐसा ही हुआ। अब कहा जाता है कि ये जब बिल था, ये जब विधेयक था, लोकसभा में जा रहा था, उसके बाद राज्यसभा में गया, उससे कुछ समय पहले लास्ट मोमेंट पे, एन वक्त पर कुछ नियमों को जोड़ा गया। कुछ ऐसे नियम जोड़े गए जो बहुत से विपक्ष के सांसदों, एमपीज तक को भी पता नहीं थे। दोस्तों, इतनी बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि देश के सबसे बड़े वकीलों में एक कपिल सिब्बल कह रहे हैं। और कपिल सिब्बल इत्तेफाक से ना सिर्फ बड़े वकील हैं इस मुल्क के, राज्यसभा के बड़े पुराने सांसद भी हैं। और कपिल सिब्बल ने आज एक इंटरव्यू में, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे मित्र हैं संकेत उपाध्याय जी से आज कहा, उन्होंने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि जब ये बिल राज्यसभा में आया और जिस पर उन्हें जिरह करनी थी, तो उनको बहुत बाद में पता लगा कि कुछ ऐसे नियम जोड़ दिए गए जिसकी भनक, जिसकी जानकारी विपक्ष के कई सांसदों को नहीं थी। वेरी सरप्राइजिंग। ये इन्होंने लोकसभा में एन मौके पे आखिर में जाकर कानून संशोधन कर दिया। अब दोस्तों, कपिल सिब्बल साहब का ये कहना है कि मान लीजिए कोई मस्जिद या कोई दरगाह या मदरसा या कोई ईदगाह 100, 200, 250 साल पुराना है, और अगर वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट में आता है, यानी प्राचीन इमारत में अगर वो आता है, तो फिर उस पर ये जो नया कानून है, ये जो नया कानून जो मोदी सरकार ने पास किया है वक्फ का, फिर वो वक्फ का कानून उस पर लागू नहीं होगा। यानी वो इमारत या ईदगाह या फिर मस्जिद या फिर दरगाह अगर वो वक्फ की है भी, मुसलमानों के कंट्रोल में है भी, तो भी वो वक्फ की नहीं मानी जाएगी। यहां पर एक्ट लागू होगा। ये ऐसा जो है सिब्बल साहब ने कहा है, और इसकी तस्दीक बैरिस्टर ओवैसी ने भी की है। ओवैसी साहब का भी यही कहना था। उनका भी यही कहना था कि इस तरह से तो बहुत सी जो मस्जिदें जो 100 साल पुरानी हैं, 200 साल पुरानी हैं, 150 साल पुरानी, जैसे मिसाल के तौर पर संभल की मस्जिद ले लेते हैं। और संभल की मस्जिद का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि सुर्खियों में योगी जी रोज़ यहाँ पर पुलिस भेज देते हैं, इसके चारों तरफ फ्लैग मार्च होती है। संभल की मस्जिद भी नए वक्फ कानून में वक्फ की नहीं मानी जाएगी, क्योंकि ये पुरानी मस्जिद है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत आती है। तो यहाँ पर जो सरकारी इरादा विभाग है, जो सरकारी विभाग है एएसआई, ये उसके कंट्रोल में आएगी। जरा ओवैसी साहब को सुन लीजिए, ये तो सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। संभल की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी क्योंकि एएसआई में प्रोटेक्टेड साइट है। अभी जो आखिरी वक्त पर ये जो नियम जोड़ा गया, जिसको सिब्बल साहब कह रहे हैं, इस पर जो मुस्लिम संस्थाएं हैं, जो मुस्लिम समाज है, कुछ ज़्यादा ही नाराज़ दिखता है। और शायद इसीलिए देश भर में, चाहे वो मुंबई हो या फिर अहमदाबाद हो या लखनऊ हो या कलकत्ता हो या मद्रास हो, चेन्नई हो, हर जगह आंदोलन तेज़ होते जा रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज को ऐसा लगता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को लगता है कि आखिरी वक्त पर बड़ा खेल हुआ है। तो दोस्तों, एक तरफ जो मुस्लिम समाज है वो सड़कों पर आ रहा है और उनको कई बाकी माइनॉरिटीज़ का भी काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, बहुत से सेकुलर हिंदूज़ भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो संघ है, संघ का मानना है कि भाई इतना बड़ा मामला, इतना बड़ा बिल जिसको पास किया गया, कानून बनाया गया, लेकिन हिंदुओं में ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं हो रही, रिएक्शन नहीं हो रहा है जिसकी उन्हें उम्मीद थी। और अगर मैं राजनीतिक भाषा में कहूँ तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं हो रहा है, जो कम्युनल पोलराइजेशन नहीं हो रहा, खासकर बिहार में नहीं हो रहा है, जहाँ पर इसी साल के आखिर में बड़े निर्णायक चुनाव हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश की बारी है 2027 में, वहाँ भी रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो लिहाजा एक नया खेल साहब शुरू हो गया। और नया खेल ये हुआ कि साहब रातों रात वो चाहे बिहार हो, यूपी हो या बाकी शहर हो या दिल्ली हो, हर जगह कुछ बड़े नेताओं के, विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ बड़े बड़े पोस्टर और बैनर लगा दिए गए। और ये बैनर देखे गए और इसकी बड़ी चर्चा भी चल रही सोशल मीडिया में। जैसे राहुल गांधी का एक पोस्टर लगा दिया जिसमें उनको गद्दार कहा गया। इसी तरह से अखिलेश यादव का एक पोस्टर लगाया गया, कई होर्डिंग्स लगाई गई।
और बड़ी महंगी होल्डिंग्स लगाई गई, बड़ी बड़ी होल्डिंग्स। संजय सिंह की लगा दी, बिहार में तेजस्वी की लगा दी। अब सवाल इस बात का है कि ये होल्डिंग्स जिस तरह से लगाई गई हैं, और एक आपत्तिजनक लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है कि आप राहुल गांधी को या अखिलेश यादव को गद्दार कह रहे हैं, और वो पोस्टर पर लिख रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि गद्दार आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी ने या तेजस्वी यादव ने या अखिलेश यादव ने या संजय सिंह ने या बाकी नेताओं ने इस बिल का संसद में विरोध किया। अब सवाल इस बात का है कि इसके पीछे क्या खेल है, ये तो पुलिस की जांच होगी और अगर सही होती तो पता लगेगा। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो अपेक्षा थी, जो उम्मीद थी बीजेपी को या गुजरात लॉबी को कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण होगा, वो ध्रुवीकरण अब तक नहीं हो रहा है। अब दोस्तों, इस तरह की सियासत तो होती रहेगी इस पूरे मसले में, चाहे वो अमित शाह ब्रांड की पॉलिटिक्स इस पर हो या फिर योगी स्टाइल इस पर सियासत हो, वो सियासत चलती रहेगी, माहौल गर्म करने की कोशिश भी होगी। लेकिन मेरे जो शुरू में जो सवाल थे कि ये जो दो नियम हैं, दो नियम की जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आखिर में जोड़े गया, जिसको लेकर सबसे ज़्यादा नाराज़गी है, क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे सकता है? मैं पूरे एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे वक्फ कानून की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जो दो नियम हैं, क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट दूसरी, तीसरी या चौथी सुनवाई पर इस पर कोई स्टे दे सकता है? क्योंकि 16 तारीख से सुनवाई शुरू हो रही है। दो मामले हैं, बहुत संक्षेप में मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला ये जो मैंने आपको डिस्कस किया, जो सिब्बल साहब ने भी कहा कि प्राचीन मस्जिदें या दरगाह जो कहीं ना कहीं एंशंट मॉन्यूमेंट बता दी गई, प्राचीन इमारत बता दी गई हैं, उस पर वक्फ कानून नहीं लगेगा। अब ये थोड़ा सा एक ऐसा सेंसिटिव इशू है जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं एडवर्स टिप्पणी सरकार पे कर सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो पुरानी मस्जिदें, चाहे वो 100 साल पुरानी हो, 150 साल पुरानी हो, अगर कागज़ नहीं मिल रहे, दस्तावेज़ नहीं मिल रहे, अधूरे दस्तावेज हैं, तो वो भी फिर कहीं ना कहीं नहीं मानी जाएंगी वक्फ की, डिस्प्यूटेड हो सकती हैं, और हो सकता है कि उस पर भी नियंत्रण सरकार का हो सके। अब ये बहुत पेचीदा मसला है, बड़ा मसला है। आप ये कह सकते हैं कि कानून का, आप कह सकते हैं जो सबसे आपत्तिजनक है, जिस पर ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, वही दो नियम हैं। और इसलिए मेरी कई वकीलों से बात हुई जो इस मामले को की पैरवी भी करेंगे, और उनका ये कहना है कि अगर पूरे कानून पर बाद में स्टे मिलता है, फौरी तौर पे नहीं मिलता, तो हमारी कोशिश होगी कि कम से कम ये जो दो नियम हैं जो बड़े आपत्तिजनक हैं, उस पर हम फौरी तौर पर स्टे ले सकें। और इसीलिए आज मैंने एक बार फिर से फ़िरोज़ खां गाज़ी साहब को बुलाया। अब गाज़ी साहब जो हैं जाने माने वकील हैं, वो पेश भी हुए थे जेपीसी में, और इस पूरे मामले को वो फॉलो भी कर रहे हैं, तमाम जानकारी भी रखते हैं। मैंने आज इनको फिर से न्योता दिया कि आप आइए और ये ज़रा एक्सप्लेन करिए कि क्या इन दो नियमों पर सुप्रीम कोर्ट स्टे दे सकता है, पहली सुनवाई में नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी सुनवाई के बाद क्या उस पर स्टे मिल सकता है? गाजी साहब, जो पहला मेरा सवाल है वो ये है कि आज कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कानून में आखिरी वक्त पर, जब ये लोकसभा में पेश हो रहा था, आखिरी वक्त पर मोदी सरकार ने एक ऐसा क्लॉज ऐड किया है जिसकी वजह से जो पुरानी मस्जिदें हैं जो एएसआई के कंट्रोल में है, एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, मिसाल के तौर पर संभल की मस्जिद जिस पर विषय हो रहा है, ये संभल की मस्जिद जो है वो वक्फ के दायरे से बाहर हो जाएगी, यानी कुल मिलाकर सरकार के कंट्रोल में होगी। तो क्या आपको लगता है कि ये एक ऐसी दुखती रग है जिसको लेकर मुस्लिम समाज में बहुत ज़्यादा रोष है कि पुरानी मस्जिदें जो मॉन्यूमेंट, एंशिएंट मॉन्यूमेंट कह दी गई हैं, उन पर अब कंट्रोल सरकार का होगा, भले वो वक्फ की हो लेकिन वक्फ की नहीं रहेंगी? जी साहब, बदकिस्मती यही है कि आज के दौर में जो हमारे देश में सरकार है, वो एक कम्युनिटी को ही टारगेटेड की हुई है, और इस कदर टारगेट की हुई है कि वो ये देखती है कि इस कम्युनिटी को हम जितना ही टारगेट करेंगे, उतना ही हमारा वोट कंसोलिडेट होगा। इस चीज को रखते हुए, सामने रखते हुए ही वो हर फैसला कर रहे हैं। इन्होंने जो बाद में ये बात जोड़ी है, एक क्लास, कि हर वो मॉन्यूमेंट या हर वो प्रॉपर्टी जो पुरानी है और जिसका कोई डॉक्यूमेंट्स किसी मुस्लिम या वक्फ बोर्ड के फेवर में नहीं है,
तो उसको ये डिस्प्यूट करके क्लेम कर सकते हैं कि इसको हम वक्फ प्रॉपर्टी नहीं मानेंगे और उसको डायरेक्ट अपने कब्जे में ले सकती है। ये अपने आप में अगर आखिरी वक्त में ऐसा जोड़ा गया है कि बाकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके नजर से गुजर गया है, तो ये अपने आप में एक डिसेप्शन है। डिसेप्शन जो है वो डिसेप्टिव वे में कभी कानून नहीं बनता है। इस मसले में अब कोर्ट को खासतौर से देखना चाहिए। अगर कपिल सिब्बल जैसा सीनियर एडवोकेट ये बात कह रहे हैं कि वो बाद में जोड़ी गई है, तो ये अपने आप में गवर्नमेंट के काम करने पर सवालिया निशान बनाती देती है। इस जी चीज को देखना चाहिए। नहीं, क्योंकि आप भी गाजी साहब तमाम वकीलों की तरफ से जेपीसी गए थे, तो क्या तब आपको ये चीज़ें स्पष्ट रूप से नहीं बताई गई थी कि भाई कोई भी पुरानी मस्जिद जैसे संभल है, क्योंकि संभल का मैं जिक्र इसलिए संभल की मस्जिद का कर रहा हूँ क्योंकि आज की तारीख में खबरों में वही है। संभल की मस्जिद है जो एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की निगरानी में, इस पर वक्फ लागू नहीं होगा। क्या ये बात आप जी लोगों सर, से भी छुपाई गई थी? नहीं जी सर, एक चीज को मैं बहुत क्लियर कह दूं कि जेपीसी के सामने जाने से पहले हमने साउथ एशियन माइनॉरिटीज लॉयर्स एसोसिएशन की एक दिल्ली में मीटिंग की थी, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। जी उसमें तकरीबन 100 एडवोकेट्स आए हुए थे। 80 के करीब माइनॉरिटीज के एडवोकेट्स थे, 20 जो है नॉन माइनॉरिटीज एडवोकेट्स थे। इस पर बाकायदा डिस्कशन हुआ था। तो उसमें एक जो वो क्लास है जो कि यूजर की बात करता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पुरानी है और उसमें लगातार नमाज हो रहा है, या गांव लेवल पे या कस्बे लेवल पर कोई ईदगाह है जिसमें साल में 2 बार नमाज होती है, या कोई ऐसा जगह है जहां पर कि साल में रामलीला के अलावा क्या बोलते हैं उसे, अगर वहां दशहरा। पे दशहरा ताजिया, जी अगर वहां पे ताजिया मनाया जाता है तो उसको वक्फ ही माना जाता है। उसका कोई कागज नहीं मिलेगा, न किसी मुस्लिम के पास मिलेगा, न वक्फ बोर्ड के पास मिलेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमने यह शंका जाहिर की थी कि वक्फ बाय यूजर जो खत्म हो रहा है, तो इसमें जो है उन तमाम प्रॉपर्टीज को जो कि 100 साल से ज्यादा पुरानी है, उस पर जो है डीएम को एक ऑर्डर दे के उससे मंगाया जा सकता है, उससे पूछा जा सकता है कि अगर यहाँ पे ताजिया उठाया जाता है या यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती है ईद की और बकरीद की, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स क्या है? अच्छा, ईद का नमाज पढ़ना, बकरीद का नमाज पढ़ना, मुसलमानों में, इस्लाम में ये क्लियर है कि खाली जगह पर पढ़ना चाहिए। क्योंकि जब शहर हो गया तो लोग मस्जिदों में पढ़ने लगे। अदरवाइज ईद की नमाज हमेशा खाली जगह में होता था। कभी कभी उसका एक बाउंड्री कर दिया जाता था ताकि जंगली जानवर हुए, कुत्ते हुए, गधे हुए, उनसे रोका जा सकता है, लेकिन उसका कभी मकान नहीं था। तो हर वो चीज को जिस पर कि जो कि मुसलमानों के कंटिन्यूअस कब्जे में पिछले 200-300 साल से चली आ रही हैं, जैसे कि संभल की मस्जिद ही है, तो उसका अगर डॉक्यूमेंट्स मुसलमान के पास नहीं है तो उसको वो चैलेंज करके जबरदस्ती लीगल प्रोसेस को एब्यूज करके अपने कब्जे में ले सकते हैं, मुसलमानों को बेदखल कर सकते हैं। ये खतरा हमने उस वक्त भी जताई थी, और जब हम उनसे मिले थे, जो हमने रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसमें भी हमने ये बात लिखी हुई है कि ये वक्फ बाय यूजर को जो खत्म किया जा रहा है, तो इससे डेंजरस ये है, मुसलमानों को खदशा ये है कि 100 साल की पुरानी हर वो जमीन जो कि वक्फ के पास है, मुसलमानों के यूज में है, उससे मुसलमानों को बेदखल करने की कोशिश की जाएगी। अब मैं क्या समझता हूँ आपको ये कोशिश क्या शुरू आपको हो ये चुकी भी लगता है कि जैसे मान लीजिए पुरानी मस्जिद है या पुरानी दरगाह है, उसमें आप कागज देते हैं और वो कागज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जो भी कमेटी वो कहती है कि साहब इस कागज में तो आप कुछ और कागज लेके आइए, या उस कागज पे वो यकीन नहीं करते। मान लीजिए आप एक कागज का टुकड़ा लेके आए कि साहब ये मस्जिद या ये दरगाह जो है ये वक्फ के नाम है, ये साहब कागज है, और जी। कागज अधूरा है, उसमें कहीं दस्तखत नहीं दिख रहे या कोई डेट गायब है, कुछ है, मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में फिर क्या वो सरकार के कब्जे में आ जाएगी? ऐसी स्थिति में जैसे कि मैं बार बार अर्ज कर रहा हूं कि ऐसे सिचुएशन में ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको ये कह सकती है कि ये मसला क्लियर नहीं है, वेग है, डिस्प्यूटेड है, आपके कागज से ओनरशिप प्रूफ नहीं हो रहा है, और नहीं ये प्रूफ हो रहा है कि इस जमीन को किसी ने वक्फ में दान किया है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा वो नंगी तलवार जो है उस प्रॉपर्टी पे लटकी हुई है एडमिनिस्ट्रेशन की,
और उसको उस प्रॉपर्टी से मुसलमानों को बेदखल किया जा सकता है। क्या इसीलिए ऐसा इस हो सकता है? जी, जी, हाँ, कुछ बोल रहे थे आप। इसीलिए इस कानून का अपोजिशन का एक मेन रीजन यही है कि वक्फ बाय यूजर खत्म करना जो है, ये गवर्नमेंट के इंटेंशन पे उनके नियत जो है उसके ऊपर शक होता है कि क्या उनका नियत क्या है। क्योंकि आप गाजी साहब ये पूरा मामला देखते हैं, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि जो पुरानी मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान हैं, दरगाह हैं, मदरसे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप खुलकर बोलेंगे, जो सच है उसी को बोलेंगे। क्या ये जो 100 साल, 200 साल, 150 साल है, क्या बहुत से मामले में दरगाह या मस्जिद या कब्रिस्तान, इनके कागज हो सकता है वाकई ना हो, ऐसा है क्या? नहीं, आमतौर पे कागज नहीं है। आज से ओहो। 150 साल पहले, 200 साल पहले, जैसे सपोज के लिए कि गांव में कोई जमींदार है, वो कहता है कि भाई ये हमारे 2 बीघा जमीन है, उसको जो है लैंडलेस मुस्लिम है वो एज ए कब्र इस्तेमाल करे, वो कोई कागज लिख कर नहीं देता था। इसी तरह से बहुत सी चीजें हैं, भाई फला जगह मस्जिद बना लें आप लोग, हमारी जमीन है, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मस्जिद बन गई। कहीं ये बात लिखी हुई नहीं मिलेगी कि ये मिस्टर ए की प्रॉपर्टी थी, उन्होंने मिस्टर बी को वक्फ किया और ये कहा कि इसको मस्जिद बनाया जाए, एज ए मस्जिद इस्तेमाल किया जाए। ज्यादातर जो वक्फ प्रॉपर्टीज है वो 100 साल से ज्यादा पुरानी है आज की डेट में। इसीलिए जो लोग वक्फ कर भी रहे हैं वो ट्रस्ट बना रहे हैं और वक्फ बोर्ड के तहत नहीं जा रहे हैं। तो जो मस्जिदें, जो हमारे वक्फ के जायदाद हैं, उसमें से ज्यादातर जायदाद 100 साल से पहले की हैं और उन सब पे खतरा मंडला रहा है। खास तौर से जब एडमिनिस्ट्रेशन खिलाफ हो तो कानून का छोटा सहारा लेकर आपको जो है वो डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए वो गांव गांव तक जो है एक हिंदू मुस्लिम का मसला बना दी। अच्छा, कहीं भी इस मसले को उठाया जा सकता है कि अरे भाई ये मुसलमान इतना जगह कब्जा किए हुए हैं, जबकि ये सरकार की जगह है, और जब सरकार की जगह है तो मेजॉरिटी कम्युनिटी में हिंदूज हैं तो उनकी जगह है। इस तरह से पब्लिक को और नौजवानों को बरगलाया जा सकता है। और जितना ही इस किस्म का डिस्प्यूट होगा, इस तरह किस्म का हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर होगा, उस पार्टी को जो कि नफरत की राजनीति कर रही है, नफरत फैला के वोट बटोर रही है, उसको फायदा होगा। इसी चीज को सामने रखकर जो है इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को सामने लाया गया है। क्योंकि आप देखिए, क्या? जब जी। जब आर्टिकल 70 खत्म किया गया, उससे आम मुसलमानों से कुछ नहीं लेना देना ही था। उसी तरह से दूसरा हमला हुआ ट्रिपल तलाक पे। तलाक मुसलमानों में हार्डली 1000 में 1-2 ऐसा सिचुएशन है, उस पर भी मुसलमानों का रिएक्शन नहीं आया क्योंकि मुसलमान अफेक्टेड नहीं थे। लेकिन ये वक्फ का मसला ऐसा चुन कर लाया जा रहा है जैसे कि आम मुसलमान अफेक्टेड है। आम मुसलमानों की मस्जिद, आम मुसलमानों की ईदगाह, आम मुसलमानों की दरगाह, आम मुसलमानों की वो जगह जहाँ की ताजिया होता है, खुला मैदान होता है, वो सब डिस्प्यूट कर दिया गया है। जब एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफा पार्टीशन के तौर पे चलती है तो लाजमी है कि वो मुसलमानों को परेशान करेगी और मुसलमान इसमें परेशान रहेंगे, उनकी तरक्की आगे रुक जाएगी। ये जो 2 मामले हैं, एक तो जैसे जो संभल की मस्जिद का है कि साहब वो पुरानी मॉन्यूमेंट है और उसको जो है सरकार ने कहा है कि भाई ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट है, एएसआई देखेगी और वहाँ वक्फ लागू नहीं होगा। एक तो ये हो गया, और दूसरा ये है कि जहाँ कागज़ नहीं है, भले ही वहाँ पर नमाज पढ़ी जा रही है, वहाँ दरगाह में लोग जा रहे हैं, चादर चढ़ा रहे हैं, या आप कह रहे हैं कब्रिस्तान है, वहाँ पर जनाजा हो रहा है, दफनाया जा रहा है, या फिर ईदगाह के मैदान हैं, बड़े बड़े मैदान हैं गांव में, कस्बों में, तहसील में, शहरों में, जहाँ पर साल में 2 बार मजमा लगता है। अगर कागज नहीं दिए और वो जमीन हाथ से निकल गई तो क्या इस 2 क्लॉज पर आप स्टे चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से? 16 तारीख से जो लाजमी है। सुनवाई हाँ, शुरू हो रही। खास तौर से अगर ये सुप्रीम कोर्ट स्टे कर दे कि ये जो वो प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूज में हैं, तो उनके ऊपर अभी गवर्नमेंट का कोई एक्शन नहीं होगा, यानी उन क्लास को अगर रोक दे तब भी राहत मिल जाएगी। बाकी चीजें कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक नहीं है। जैसे मैनेजमेंट के मुतालिक है कि उसमें किसको किसको रखा जाए, और उसमें औरतों का रखा जाए, गैर मुस्लिम को यानी हिंदूज को रखा जाए। मेरे ख्याल से अगर एक कानून है तो उसको कोई भी मैनेज करे, उसका रिजल्ट वही आएगा, कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट वही होगा जो कि वो रूल्स एंड रेगुलेशन या एक्ट बना हुआ है, चाहे उसको कोई करे, मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। फर्क पड़ता है उन्हीं सब चीजों से, जैसे कि ये वक्फ बाय यूजर खत्म किया गया है, जैसे ये कंडीशन रखा गया है कि अगर कोई वक्फ करता है
तो वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो। ये कौन तय करेगा कि कौन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है, कौन नहीं प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है? इससे एक चीज तो ये हो जाए कि देखिए, कोई भी वक्फ को अगर हम प्राइवेटली मैनेज कर रहे हैं, वक्फ है, अगर हम उसको वक्फ बोर्ड में इंदराज कराते हैं यानी एंट्री कराते हैं, तो हमें 2-2.5% उसका सालाना इनकम का वक्फ बोर्ड को देना पड़ता है। तो बहुत से लोग तो अब वक्फ बोर्ड में इंदराज ही नहीं करा रहे, डिस्करेज कर रहे हैं कि नहीं, इंदराज करने से क्या फायदा, सरकार के इसमें आ जाते हैं, हम कंट्रोल में आ जाते हैं। अब ऐसा होगा कि मुसलमान जो वक्फ करेगा भी, तो वो भी ट्रस्ट बनाएगा जिस तरह से कि आम इंडियन शहरी बनाता है, और वो ट्रस्ट के हिसाब से ऑपरेट करेगा, इसमें उसको आसानी होगी। तो एक चीज तो ये कि वक्फ का ये पूरा निजाम आहिस्ते आहिस्ते हमारे देश से खत्म होना शुरू हो जाएगा अगर इस किस्म का एक्ट को ऑपरेशन में लाएगा। हालांकि एक वक्फ प्रॉपर्टी इसका गाजी जो साहब, एक बड़ी फायदा बात है आपने कही। आपने जी कहा कि बेहतर ये होगा कि मान लीजिए आप मुसलमान हैं और आपकी कोई ज़मीन है गांव में और आप चाहते हैं कि उस पर एक मदरसा बने या उस पर कोई दरगाह बने या मस्जिद बने, तो आप कह रहे हैं कि बेहतर है कि इस कानून के तहत उसको ट्रस्ट बना दिया जाए तो ज़्यादा वो सिक्योर्ड है वो मस्जिद। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि जिस तरह मैं जामिया के इलाके में रहता हूँ, यहाँ पर पिछले 25-30 सालों में 20-25 मस्जिदें बनी हैं। मैंने जो बनाया, हमसे सिर्फ एक साहब ने वक्फ डीड बनवाया था, बाकी सभी लोग जो है वो ट्रस्ट या सोसाइटी बनवाते हैं कि ट्रस्ट के हिसाब से काम करें, सोसाइटी के हिसाब से काम करें। वक्फ डीड बहुत कम लोग बनवा रहे हैं, मैंने सिर्फ एक बनाया है आज तक वक्फ। तो एक सिचुएशन ज़्यादातर है, आप ट्रस्ट करवा देते हैं। ज्यादातर वो खुद हमसे कहते हैं, हम तो एडवोकेट है ना, हमें तो जैसा राय मांगा जाएगा वैसा हम देंगे। तो हमसे ट्रस्ट बनाने वाले मस्जिद के मुतालिक सिर्फ एक साहब आज तक आए हैं और उनको हमने ट्रस्ट बना कर दिया है, बटला हाउस की मस्जिद। बाकी तमाम मस्जिदें जो है आपकी या तो अंडर सोसाइटीज एक्ट के तहत चल रही है रजिस्टर्ड, या तो ट्रस्ट एक्ट के तहत चल रही है। ये सिचुएशन है आज की। जी। लेकिन एक बात तय है कि अगर पुरानी मस्जिद है, मदरसा है, दरगाह है या कोई मज़ार है या ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, अगर कागज़ नहीं है तो फिर उस पर सवालिया निशान है, भले ही वहाँ पर मुसलमान जाके इबादत कर रहे हो या ना कर रहे हो। किसी भी वक्त रोका जा सकता है। और देखिए, जो मेन मसला है, जैसे दिल्ली का या निजामुद्दीन का इलाका ले लीजिए, ये पूरा एलएनडीओ ने ग्रीन डिक्लेयर कर रखा है, ग्रीन जोन है, जबकि ग्रीन ज्यादातर बेल्ट इस है। इलाके में जबकि ज्यादातर इस इलाके में प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी है। तो वहां भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक कि वो ग्रीन जोन वाला क्लास जो है वो खत्म ना हो जाए। इसी तरह से अच्छा, अब उनका क्या है कि ये जो एक है कि नहीं, ओनरशिप तो ये वक्फ बोर्ड के पास है इसका, लेकिन यहाँ पर कोई उसको डेवलपमेंट के लिए कोई कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो ग्रीन एरिया डिक्लेयर है। लेकिन सब्र के लिए या सुकून के लिए कम से कम कागज पे तो है ना कि वक्फ प्रॉपर्टी है, मुसलमानों का हक बनता है। अब मुसलमान शान से हर इसमें कहता रहता है कि अगर दिल्ली की सिर्फ वक्फ प्रॉपर्टी को छोड़ दिया जाए तो मुसलमानों को सरकार से किसी किस्म की जरूरत नहीं है। ज्यादातर यही प्रॉपर्टीज हैं जो कि ग्रीन जोन है या एसआई के उसमें है, तहवील में है, एसआई के दायरे में है, कंट्रोल उनका है। तो जहाँ ये जो मसला आएगा कि हर 100 साल की पुरानी जो जगह है जो वक्फ जी। हैं, उनको तो मुसलमानों को बेदखल करना आसान हो जाएगा वक्फ का एक्ट का एब्यूज करके। अब्यूज। बड़ी बात कही गाजी साहब ने, जाने माने वकील हैं, और उनका कि मैंने कई ऐसी मस्जिदें हैं और मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ हैं, या तो उनको सोसाइटी में रजिस्टर करा दिया या फिर ट्रस्ट में करा दिया, बहुत कम वक्त में कराया, क्योंकि सरकार की जो नीति है और सरकार की जो नीयत है, इस तरह की जो मस्जिदें अगर कागज़ नहीं है उसमें, और अगर कागज़ है भी और अधूरे हैं, तो फिर वो मस्जिद मान लीजिए वो हाथ से चली जाएगी। और जो मॉन्यूमेंट, जो मस्जिद जैसे संभल की मस्जिद है, ऐसी मस्जिद पर वक्फ लागू नहीं होगा, क्योंकि वो ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में होगी। ये दो बातें कहीं। और यहाँ पर वकील साहब कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि कम से कम पूरे कानून पर अगर स्टे ना लगे, तो ये जो दो क्लॉज हैं जो सबसे डिस्टर्बिंग, अगर इस पे स्टे लग जाता है तो एक बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गाजी साहब, आप शॉर्ट नोटिस पर इस प्रोग्राम में आए, मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस थैंक यू प्रोग्राम। सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।